हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। एंड आज एक क्लास में EVS की दे रही हूँ बीच में KVS वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अभी DSSB की हम तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि उनका एग्जाम है इसीलिए कि उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दे रही हूँ। लेकिन फिर भी सोचा कि एक वीडियो KVS PRT EVS की डाल दूँ ताकि आप लोग भी थोड़े से मोटिवेटेड रहें कि चलो हमें भी कुछ मिल रहा है ना। आपका एग्जाम होगा तो आपकी तैयारी भी ऐसे ही आपके साथ चलेगी बिल्कुल, लेकिन अभी क्योंकि DSSB पहले है तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे रही हूँ और कोई बात नहीं है। ओके, तो भाई आज ही हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी आपके लिए मैं, क्योंकि EVS के काफ़ी टॉपिक्स को मैं कवर कर चुकी हूँ। आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल कैलामिटीज़। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि नेचुरल कैलामिटीज़ होती क्या हैं, इनका डिफरेंसेस क्या है ना। ये भी पार्ट्स में आएगा, मतलब आज ये फर्स्ट पार्ट है नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटीज़ का, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं का पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके भी कुछ पार्ट में वीडियो होंगी, 2 या 3 पार्ट में वीडियो में कंप्लीट इसकी करा दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, उनको थोड़ा थोड़ा समझाने में टाइम लगता है ना। तो चलिए एक बार थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस KVS PRT के सिलेबस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस थ्योरी क्लासेस डाली हुई हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं, है ना। हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। आज हम नेचुरल कैलामिटीज़ देख रहे हैं, उनका कोज, इम्पैक्ट एंड स्टेप्स टू रिड्यूस देयर इफेक्ट। तो ये एक पूरा सेक्शन है, ये सेक्शन आपका 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। आज इसका पहला पार्ट है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन यहाँ तक पूरा कंप्लीट करा के फिर हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पर आएंगे। तो देखो 50% से ज़्यादा ही आई थिंक कवर कर लिया है मैंने। तो इसके बाद क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो एज यूजुअल जैसे कि हमारा जो टॉपिक है आज थोड़ा सा नया है, तो पहला इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा पेशेंस रखना, ये मत सोचना कि ये मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, आपके क्वेश्चन इन्हीं में से स्टेटमेंट बन जाती हैं, फिर आपको कंफ्यूजन होती है कि अरे ये इसमें ऐसा भी होता है, इसमें वैसा भी होता है। तो प्लीज थोड़ा सा डीपली स्टडी करना सीखिए। अब देखो, सबसे पहले एक जनरल टर्म की बात देख लेते हैं। आपदाएं होती क्या है, कैलामिटीज होती क्या है। ओके, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलामिटीज़ के में, ये मैंने नोट नहीं किया, CALAMITIES होगा, ठीक है। सो आई थिंक फर्स्ट में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पर भी मैंने ठीक कर दिया। कैलामिटीज़ की स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी टाइपिंग एरर की वजह से। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं जनरल टर्म में कि कैलामिटीज़ होती क्या है। देखो, हम यहाँ पर सिर्फ नेचुरल की बात नहीं करेंगे, हम आपदाओं की बात करेंगे। So disaster is an undesirable occurrence resulting from forces that are largely outside human control, strikes quickly with little or no warning, which causes or threatens serious disruption of life and property, including death and injuries to a large extent. To a large number of people, and require therefore mobilization of efforts in excess of that which are normally provided by statutory emergency services, है ना। डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, क्या इस पर नहीं जाते। देखो, सबसे पहली बात है आपदा है कि मतलब इसी से आपको एक टर्मिनोलॉजी से पता चल जाता है कि एक नेगेटिव चीज है, यानी कि अवांछनीय है, कोई चाहता नहीं है, अनडिजायरेबल है ना। उन ताकतों से उत्पन्न होती है जो काफी हद तक मानव नियंत्रण से बाहर है। मानव की वजह से हो सकती हैं, यानी कि ह्यूमन की वजह से हो सकती हैं, लेकिन जब होती हैं तो वो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। जैसे आपने कोविड-19 देखा, हमने बहुत एफर्ट्स किए लेकिन बस स्टिल हम बहुत सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाए, वो भी एक तरह की आपदा हमारे सामने आ गई। कम या बिना किसी चेतावनी के जल्दी से हमला करती हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों की मौत और चोट सहित जीवन और संपत्ति के गंभीर व्यवधान का कारण बन जाती है। मतलब ऑब्वियसली जब एक आपदा होती है, दैट मीन्स कि दैट इज इम्पैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। सिर्फ ये नहीं कि 1-2 को इम्पैक्ट करे वो आपदा नहीं होती है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को जब इम्पैक्ट करती है तो उसको हम आपदा कह देते हैं, ठीक है। लोगों को संगठित करने की आवश्यकता होती है यहाँ पर, उससे अधिक के प्रयास जो सामान्य रूप से वैधानिक आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपको पता है, जब भी कोई आपदा आती है तो हमारी डिजास्टर फोर्सेस जो होती है, नेशनल NDRF की टीम अलग जुड़ जाती है, फोर्स अलग से जुड़ जाती है, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और डिजास्टर कोई भी आपदा हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। सूखा पड़ गया, या फिर आपने कोविड-19 में कोई बीमारी आ गई एकदम से जिससे हम निपट नहीं पा रहे हैं, है ना। लैंडस्लाइड होगी, भूकंप हो गए, अर्थक्वेक हो गए। अब क्योंकि यहाँ पर हम आपदाओं की बात कर रहे हैं, तो आपदाओं की कैटेगरी में भाई मैन मेड भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती है ना। आपने एक क्या किया कि आपने एक पुल बनाया था बहुत लंबा, लेकिन वो टूट गया एकदम से, है ना, वो उसमें बहुत सारे लोग मर गए, वो भी एक तरह से एकदम से आपदा आ गई, डिजास्टर हो गया एक तरह का। तो ये भी चीजें मैन मेड भी हो सकती हैं और नेचुरल तो होती ही होती है ना। ये तो जनरल टर्म मैंने आपको बताया कि आपदा क्या होती है। अब एक बार देख लेते हैं, नेचुरल फोर्सेज आर नॉट द ओनली कॉजेज ऑफ डिजास्टर। मैंने कहा कि सिर्फ प्राकृतिक फोर्सेज ही नहीं होते जो डिजास्टर का कारण बनती है। डिजास्टर्स आर कोज्ड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो। कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, डिजास्टर के लिए, यानी कि आपदाओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है।
आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना होगा, भोपाल गैस का जो रिसाव हुआ था उससे कितने लोगों की जान आफत में आ गई थी और इवन आज तक उसके इम्पैक्ट देखे जाते हैं। इसके अलावा आपने हॉटस्टार, जो डिज्नी हॉटस्टार आता है, उस पर एक मूवी देखी थी मैंने, चेरनोबिल डिजास्टर, है ना। अगर आप लोग भी देख पाए एग्जाम के बाद तो जरूर देखना। चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, आप उसमें देखेंगे किस तरह से वो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ, उतनी अच्छी तरह से वो मूवी बनाई गई है। आई डोंट नो, मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ उसको, लेकिन मैंने वो देखी और मतलब आई वाज शॉक्ड लिटरली। मतलब मुझे लगा कि किस तरह से एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी नहीं कहूँ, एक लापरवाही से लोग चल रहे हैं और आपने एक मानव जीवन को कितने बड़े खतरे में डाल दिया ना, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये इस तरह की, जैसे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर था, तो ये सारे मैन मेड है, इसमें नेचुरल कोई भी वो नहीं था, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इम्पैक्ट किया, तो ये भी आपके डिजास्टर के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा मैन मेड डिजास्टर्स क्या हो सकते हैं? वॉर्स, युद्ध होते हैं, न्यूक्लियर वॉर हो जाए किसी के बीच, जैसे कि यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला था, वो भी एक तरह का डिजास्टर था। ठीक है, सीएफसी का वो होना, क्या बोलते हैं, रिलीज होना, इंक्रीज होना ग्रीन हाउस गैसेस का, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गए, तो ये सारे आपके मैन मेड या ह्यूमन एक्शंस की वजह से होने वाले डिजास्टर हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन से मैन मेड डिजास्टर्स हैं और कौन से नेचुरल फोर्सेस की वजह से डिजास्टर होते हैं। ठीक है, तो एक जनरल अभी मैंने आपको चीज समझाई है। अब जरा देख लेते हैं अब देखो, नेचुरल कैलामिटीज एंड नेचुरल हैजार्ड्स के बीच क्या डिफरेंस होता है? एक डिफरेंस फिर भी होता है। एक तो होता है कि नेचुरल हैजार्ड्स मतलब प्राकृतिक खतरे और नेचुरल कैलामिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाएं। देखो, नेचुरल हैजार्ड्स आर एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप प्राकृतिक खतरे की बात करते हो तो दैट मीन्स कि इट इज इन डेंजर सिचुएशन, एक खतरे की सिचुएशन है जहां पे लोगों को नुकसान हो सकता है ना, क्षमता रखते हैं कि वो नुकसान कर सकते हैं। एक तो ये हो गया प्राकृतिक खतरा, जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी हो सकती है ना। मान लो आप नदियों का भूस्खलन, नदियों की जो है काद हटाते जाओगे, वहां से खनन करते जाओगे, तो हमें पता है कि इससे जो है आगे आने वाले टाइम पे कोई बड़ा खतरा आ सकता है, तो ये एक तरह का प्राकृतिक खतरा है। एज कम्पेयर टू नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल डिजास्टर्स आर रिलेटिवली सडन एंड कॉज लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड डेथ, loss of property and disturbance to social system and life over which people have a little or no control। अब देखो, नेचुरल डिजास्टर की डेफिनेशन यहाँ पर आई है। मैंने आपको मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में बताया। अब मैन मेड में तो क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं बहुत हद से बाहर, मतलब है ना। उसके बाद वो थोड़ी बहुत प्राकृतिक भी हो जाती है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर उसमें कुछ डैमेज होता है तो ऑब्वियसली फिर वो प्रकृति के उसमें चला जाता है, फिर आप ह्यूमन का उस पर कंट्रोल नहीं रह जाता है। लेकिन नेचुरल डिजास्टर जो पर्टिकुलरली बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से होती है, बादल फट जाना, है ना, केदारनाथ में आपने आपदा देखी थी, वो हो गई, है ना, अर्थक्वेक आ जाना, भूकंप आ जाना। हालांकि कहते हैं कि धीरे धीरे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनकी वजह से ये डिजास्टर ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूकंप पहले नहीं आते थे। ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, ये सारे जो है नेचुरल डिजास्टर है, जहां पर नेचर एक कारण होता है ना, प्राकृतिक रूप से होते हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर जो शायद होने लिखे ही होते हैं और जिनकी हमें ज्यादा सूचना भी नहीं मिल पाती है, और उससे डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। Any event can be classed as a disaster when the magnitude of the destruction and damage caused by it's very high। कोई भी आपदा कहला सकती है जब उसका जो मतलब उससे होने वाली जो क्षति है या फिर उससे विनाश की जो मात्रा है बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम डिजास्टर मानेंगे, यानी कि उसको एक तरह से नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमन मेड डिजास्टर भी, मैन मेड डिजास्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने नेचुरल हैजार्ड समझ लिया, नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर समझ लिया, और मैन मेड डिजास्टर, तो 2-3 टर्म्स हैं, इनसे बिल्कुल आप वाकिफ रहना। नेचुरल खतरे मैंने आपको बता दिया कि जब आपको पहले से खतरा है कि हाँ इससे नुकसान हो सकता है, ये क्षमता रखता है इस चीज की, जैसे आपने बांध बना दिया है ना, बांध टूट सकता है और उससे खतरा हो सकता है, तो वो प्राकृतिक खतरा हो सकता है। ओके, और ये जो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ज्वालामुखी फट गया, तो इनका जो है सूखा पड़ गया एकदम से, तो इन चीजों का हमें थोड़ा आइडिया भी नहीं होता है, ये अचानक से हो जाती है और डिस्ट्रक्शन तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब विनाश बहुत ज्यादा होता है इनसे। ओके, अब जो है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि नेचुरल डिजास्टर का क्लासिफिकेशन क्या है। भाई यहाँ पे मैंने इसलिए हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड मुझे मिल नहीं रहे थे ज़्यादा, है ना, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में आपको थोड़ा समझा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे एटमोस्फियरिक की, है ना। एटमोस्फियरिक में जैसे कि आपके जो वातावरण के हिसाब से हो जाते हैं। एटमोस्फियर का हिंदी में मतलब कहें तो होता है वायुमंडल। तो वायुमंडल में जब कुछ चेंजेस होते हैं और इस तरह के डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे ब्लिजर्ड्स है, यानी कि बर्फीला तूफान आ जाना, है ना। थंडरस्टॉर्म, जब बिजली कड़कती है और तूफान सा आने लगता है, लाइटनिंग भी होती है ना, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कने लगती है, बिजली गिरने लग जाती है। टोर्नेडोज जो तूफान होते हैं जो इस तरह के होते हैं, सर्कल सर्कल में, आपने यूएसए में सुना होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ड्रॉट यानी कि सूखा हो गया। हेल स्टॉर्म हो गया,
हेलस्टॉर्म बेसिकली ओले वगैरह गिरना, फ्रॉस्ट हो गया, हीट वेव्स हो गया, जब लू चलती है, बेसिकली लू जो होती है गर्मियों में लू चलती है, उससे भी बहुत सारे लोग मरते हैं। या फिर कोल्ड वेव या ठंडी शीत लहर चलना, जैसे कि लेह लद्दाख में चलती है, और लू आपको पता है पूरे उत्तर भारत में चलती है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मरते भी हैं। तो ये सारी वायुमंडल के जो कारण होते हैं, ये होती है पहला नेचुरल डिजास्टर का एक टाइप। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल, जो कि जमीन पर बेसिकली धरातलीय होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई हलचल होती है जमीन के नीचे। हम सबको पता है कि कुछ प्लेट्स होती हैं, जब वो आपस में उनमें हलचल होनी स्टार्ट हो जाती है तो खिसकती हैं, तो अर्थक्वेक्स आते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना हो गया। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो सुप्त अवस्था में होते हैं, यानी कि जो डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट स्टेज पे होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि हमेशा इरप्ट होते ही रहते हैं। लैंडस्लाइड हो गई, जैसा कि उत्तराखंड में आपने सुना था, केदारनाथ में आप हर साल सुनते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। सबसीडेंस सॉइल इरोजन, मिट्टी की ऊपरी परत का जो है खिसक जाना, या फिर ऊपरी लेयर का खिसक जाना, या फिर कम हो जाना मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स का वगैरह, इन चीज़ों का, तो ये जमीन से रिलेटेड होते हैं, ये वाले नेचुरल डिजास्टर होते हैं। उसके बाद एक्वाटिक होते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गई आपकी, है ना, टाइडल वेव्स हो गई। उसके बाद ओशन करंट्स हो गए, सुनामी होगी। सुनामी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगी इंडिया में सुनामी आई थी, मुझे ईयर याद नहीं है, आई थिंक 2006 में आई थी, आई नॉट श्योर अबाउट इट, है ना। जब पढ़ाऊंगी तब इसको अच्छे से पढ़ के पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे भी एग्जैक्ट इसकी डेट क्या वो याद नहीं है। उसके अलावा बायोलॉजिकल, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एज कॉलोनाइजर्स, लोकस्ट वगैरह, जब लोकस्ट अटैक, देखो अभी आपने रिसेंटली पिछले 1-2 साल में पहले मैंने सुना था, जो टिड्डे हैं, टिड्डे का अटैक होता है ना, कि वो बहुत सारे आ जाते हैं, फसल खा जाते हैं किसानों की, तो इस तरह की चीजें होती हैं। इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, फंगल बैक्टीरिया या वायरल डिजीज आ जाए एकदम से, जैसे प्लेग फैल गया था, है ना, स्पेनिश फ्लू फैला था, फिर कोविड-19 है, डेंगू है, ये एक तरह से एक पीरियड ऑफ टाइम पे फैल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा विनाश करते हैं, लोगों की जान माल की हानि करते हैं। तो इस तरह की चीजें ये बायोलॉजिकल है, बेसिकली जो बीमारियां होती हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट की वजह से ज्यादा लॉस हो रहा है, इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये भी नेचुरल डिजास्टर का पार्ट होती हैं। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्या ये नेचुरल डिजास्टर है, या फिर इनको डिवाइड करना है, जो भी है, तो प्लीज इनको जरा सा याद रखें, अपने हिसाब से नोट्स वगैरह बना लें। अब मैं आपको जो है ना, जो इंपॉर्टेंट नेचुरल डिजास्टर्स होगी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी। आज हम सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में करेंगे, क्योंकि वही काफी बड़ा सेक्शन है, फिर धीरे धीरे हम बाकी चीजों को लेंगे। ओके, सो अर्थक्वेक के बारे में सभी ने सुना हुआ है, ऑब्वियसली सबको पता है कि अर्थक्वेक क्या होता है, लेकिन भूकंप जो है उसकी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हैं, साथ ही साथ भूकंप को मापने के कुछ जोन्स भी बनाए हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भूकंप होता क्या है ना। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि भूकंप होता क्या है, कई बार स्टेटमेंट्स आ जाती हैं एज इट इज़, और फिर उन स्टेटमेंट्स में से पहली ठीक, दूसरी ठीक, या दोनों ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। Earthquakes that are of tectonic origin have proved to be the most devastating and their area of influence is quite large। देखो अब अर्थक्वेक में कह रहे हैं कि जो टेक्टोनिक ओरिजिन के होते हैं, हम सबको पता है कि हमारी जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, है ना, वो प्लेट्स हैं। अब इनसे होने वाले जो भूकंप होते हैं वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ऑब्वियसली एक जमीन की परत है, इसके नीचे कुछ प्लेट्स आपस में ऐसे गुथी हुई है ना। अगर मान लीजिए प्लेट्स, अब सोच लो जमीन के नीचे तो कितनी बड़ी होगी, एक पर्टिकुलर एरिया की जब प्लेट्स होती काफी बड़ी बड़ी, जब वो आपस में सरकती हैं, ऊपर नीचे की मूवमेंट होती है, तो जमीन तो हिलेगी। और क्योंकि बेस हर चीज का, घरों का बेस कह लीजिए, हर चीज का बेस यहाँ पर है, जब बेस हिलता है तो ऊपर की चीज तो वो हिलती है। लेकिन वही है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कितना हैवी अर्थक्वेक है आपका। So these earthquakes result from a series of earth movements brought about by sudden release of energy during the tectonic activity in the earth's crust। तो ये कब होते हैं? जब पृथ्वी की पपड़ी में विवर्तनिक गतिविधियों के दौरान अचानक ऊर्जा की रिहाई, मतलब एनर्जी का फ्लो होता है। उसके कारण क्या होता है कि इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, और उससे क्या होता है कि ये खिसकने लगती हैं, या फिर मूवमेंट होती है इनके बीच, जिसकी वजह से शेकन हो जाता है, मतलब शेक करता है सब कुछ जो हमारी अर्थ का सरफेस होता है। तब उसको हम क्या कह देते हैं कि वो भूकंप आया है। As compared to these, the earthquake associated with volcanic eruption। अब देखो ये तो एक अर्थक्वेक है, जो जनरल अर्थक्वेक हम जिसको जानते हैं वो ये वाला अर्थक्वेक हो गया। अब इसके अलावा अर्थक्वेक होते हैं जो वोल्केनिक इरप्शन से होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। ऑब्वियसली वहां भी जमीन के नीचे कुछ ना कुछ हलचल होती है जिसकी वजह से विस्फोट होता है, जैसे रॉकफॉल हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, है ना, सबसिडेंस हो गया। पर्टिकुलरली इन द माइनिंग एरियाज, जो माइनिंग जहाँ पे खनन किया जाता है, वो खनन आप देख लीजिए, मिट्टी का खनन होता है, नदियों के वहां पे भी खनन किया जाता है। तो ये जो माइनिंग एरियाज होते हैं, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इंपाउंडिंग ऑफ डैम्स एंड रिजर्वर्स हैव लिमिटेड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द स्केल ऑफ डैमेज। तो अगर हम इनका कंपेयर करें इन तरह के अर्थक्वेक, अब आपने ये चीज जान ली कि भाई ये वोल्केनिक इरप्शन हो गए, चाहे लैंडस्लाइड्स हो गई, इनके पीछे भी अर्थ की मूवमेंट का ही एक
अर्थ की मूवमेंट ही जिम्मेदार होती है इन चीजों के लिए भी, लेकिन मेन अर्थक्वेक तो ये वाला होता है और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, जबकि ये वाले कम डिस्ट्रक्टिव इसलिए भी होते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, एक रीजन में होते हैं और इनका फैलाव ज्यादा नहीं हो पाता। मान लें एक पहाड़ खिसक गया है ना, तो उस पहाड़ को इम्पैक्ट करेगा, वो दूसरे पहाड़ों को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अर्थक्वेक का प्रॉपर एक जोन होता है, मतलब इसकी यूं कहते हैं ना वेव यूं जाती है बिल्कुल, जैसे एकदम से आपको पता है कि हम एकदम से वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो बहुत लंबे दूरी तक जाती है, इसलिए ज्यादा डैमेज कर सकते हैं अर्थक्वेक। अब रिक्टर स्केल पे कितना है इनका स्कोर, उसके हिसाब से इनके डैमेज की चीजें होती हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो जान लो कि अर्थक्वेक जो है ये ज्यादा डैमेज करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो सिस्मिक जोन्स होते हैं ये 2002 का इंडिया का मैप के अकॉर्डिंग बताया गया है, क्योंकि आपको याद है कि 2001 में जो है भूकंप आया था इंडिया में, भुज का जो एरिया था बहुत जबरदस्त भूकंप था वो। अच्छा, इससे पहले एक चीज जान लो कि जो अर्थक्वेक को मेजर करता है वो होता है एक सिस्मोग्राफ। ओके, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और ये बेसिकली हमें बताता है, मतलब ये एक प्राइमरी अर्थक्वेक का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता है कि कितना ज्यादा अर्थक्वेक है। ओके, ये एक चीज हो गई। अब देखो सिस्मिक जोन का मतलब है कि कहाँ कहाँ पर जो है किस तरह का, मतलब कौन सा जोन है जहां पर इंटेंसिटी कितनी अर्थक्वेक की हो सकती है या होगी, वो बताता है बेसिकली। अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सिस्मिक हैजार्ड डैमेज, यानी कि 59% एरिया जो है इंडिया का वो बहुत ही ज्यादा प्रोन टू अर्थक्वेक है। ठीक है, यानी कि वहां पर अर्थक्वेक ज्यादा हो सकते हैं। अब वैसे यहाँ पर जोन बताए गए हैं, देखो वैसे जोन 1 भी होता है लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है, ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट की साइड से डेटा लिया है मैंने, तो इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। जोन 1 मतलब बहुत ही कम रिस्क है, ये समझ लो आप, बहुत ही ज्यादा कम रिस्क है। अब हम स्टार्ट करेंगे जोन 2 से, लो रिस्क जोन, ये भी थोड़ा सा लो रिस्क में आता है, ये जोन 2 है एंड बहुत ही लोअर होता है इसमें। अब जोन 3 की बात करें तो मॉडरेट होता है, मतलब रिस्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जोन 4 की बात करें तो हाई रिस्क है, मतलब कि नुकसान होगा ही कुछ ना कुछ। तो जोन 5 का मतलब है कि आप मतलब इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान करेगा ही करेगा, जोन 5 जो होता है। अब इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम जोन के हिसाब से इनको डेटा को डिवाइड करें तो जोन 5 में हमारे आते हैं 10.79% जो इंडिया का एरिया है वो जोन 5 के अंदर आता है। अगर जोन 4 की बात करें तो 17.49 का एरिया आता है। जोन 3 की बात करें तो 30.79 जोन 3 के अंदर आता है। जोन 2 में आता है 40.93। देखो एक गवर्नमेंट की साइड से डेटा लिया हुआ है तो हो सकता है कि ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, जैसे आपसे सेंसस पूछा जाता है उस तरह से ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि इंडिया का कौन सा एरिया जो है वो कितने उसमें आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो एक चीज और है, यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है कि कौन कौन से स्टेट जो है या फिर जो चीज है वो हाई रिस्क पे है। अगर आप ये पूरा नॉर्थ ईस्ट देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पे है, जोन 5 में आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप जम्मू कश्मीर का एरिया देख सकते हैं, थोड़ा आप हिमाचल और थोड़ा सा आप उत्तराखंड का एरिया देखेंगे तो ये भी जोन 5 के अंदर आता है। ओके, अब अगर हम बात करें इस ऑरेंजिश पार्ट की तो ये आता है हमारा बेसिकली जोन 4 में, यानी कि इसमें हमारी दिल्ली भी आती है, साथ साथ हरियाणा का कुछ पार्ट आता है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत यूपी आता है, बिहार आता है। ये जो है सारा ये जोन किस में आता है, जोन 4 में आता है। यहाँ पे फिर यहाँ पर भी एक जोन दिया गया है, इसी तरह से यहाँ भी है जो गुजरात भूकंप का एरिया है ना। अब देखो यहाँ पर गुजरात का कुछ एरिया जो है जोन 5 में भी है, जो भुज वगैरह का, भुज में 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसका रिक्टर स्केल पर उसका था 7.7 कुछ मैग्नीट्यूड था, मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था वो। आप कहेंगे तो जितना हम लोगों को याद है, मुझे याद है तो मेरे टाइम में वो सबसे इम्पैक्टफुल अर्थक्वेक था। इसके अलावा 2014 में भी अर्थक्वेक आया है, 2015 में भी आया है, 2016 में भी इवन मैंने खुद महसूस किए हैं। जब उत्तराखंड में थी मैं उस टाइम पे केवी में थी, तब उत्तराखंड में मैंने झटके महसूस किए थे इस तरह के, लेकिन वो थोड़े से कम थे। थे कि उनको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन इतना डेंजरस नहीं था, जबकि ये 2001 वाला अर्थक्वेक जो भुज वाला है बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। ओके, तो ये इस तरह से इन्होंने पार्टीशन कर लिया है। आपको ये परसेंटेज पता होनी चाहिए, प्लस आपको स्टेट्स का पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट जो है इंडिया का किस जोन के अंदर है, कितना ज्यादा वहां पर डेडली अर्थक्वेक्स जो है हो सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब देखो एक और ये चीज है कि नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितने आए हैं, कहां पर कितने आए हैं, ये बेसिक जो इंडिया का रीजन है, सिस्मिक रीजन बनाए हुए हैं ये, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। जैसे कि कश्मीर और वेस्टर्न हिमालयाज की अगर हम बात करें, है ना, कश्मीर की और वेस्टर्न हिमालयाज की, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अर्थक्वेक हैं इतने मैग्नीट्यूड के 5 से 5.9 के 25 आए हैं, 6 से 6.9 के 7 आए हैं, 7 से 7.9 के 2 आए हैं, 8+1 आए हैं। ऑब्वियसली जो हाई होगा वो इतनी आसानी से तो नहीं आएगा, वो अर्थक्वेक बहुत बहुत सालों में आता है, लेकिन जो छोटे छोटे हल्के जो 5 और 5.9 वाले तो आपने दिल्ली में ही पता नहीं कितनी बार महसूस कर लिए होंगे, है ना, कभी हिंदू कुछ में आता है एपिसेंटर, कभी कहीं आता है, तो ये तो चीज इंपॉर्टेंट है ही। तो ये याद रखना कि ये इतनी बार है, मतलब इसमें राउंड पीरियड क्या है, हर 2.5 से 3 साल में ये भूकंप आते रहे हैं।
उसके बाद है सेंट्रल हिमालय, मध्य हिमालय की बात हो रही है यहाँ पर, तो 68 बार ये वाले, मतलब हिमालय जो रेंज है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब देखो आप ये जोन 5 में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जोन 5 में पड़ता है, और यहाँ पर देखो 5.59 के तो 200 टाइम्स अर्थक्वेक आ चुके हैं, 6 से 6.9 के 128 बार, और 7 से ऊपर जाए तो आप समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही होता है, ये 15 का है। उसके अलावा 8 से ज्यादा 4 का, 4 मंथ्स के कम टाइम पीरियड में ये आते रहे हैं, मतलब 8 से ऊपर का यहाँ पर 4 बार आ चुका है, तो यू कैन इमेजिन हाउ डेडली इट वाज। एंड दूसरी चीज, नेपाल में भी भूकंप आया था, वो कौन से सन में आया था ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो नेपाल में जब भूकंप आया था तो वो भी बहुत ही डेडली अर्थक्वेक था, जिसके झटके बार बार महसूस किए गए वहां पर, है ना। उसके बाद इंडो गैंगटिक बेसिन एंड राजस्थान, यहाँ पर थोड़ा सा कम, मतलब 7 से ऊपर के तो कम ही आए हैं। उसके अलावा काम्बे एंड रन ऑफ कच्छ में आई थिंक ये जो भुज वाला है इसी को लिया गया है, यहाँ पे 1% जो भी था, वैसे भुज में 7.7 था, ये मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि ये 8 से ऊपर वहां पर आया है कि नहीं आया, बट ये वहीं की बात है। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 31 बार जो है 5 से 5.9 तक के आ चुके हैं, और ये एक डेटा है, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका इम्पैक्ट कम है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर 80, 68, मतलब कह सकते हैं अंडमान निकोबार भी ज्यादा सेफ जोन में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर भी 7+ वाले मैग्नीट्यूड के 2 बार भूकंप आ चुके हैं। तो इस चार्ट को देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है अर्थक्वेक्स को लेकर, अगर हम इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली, और अगर हम हिमालयाज की बात करें, उत्तराखंड के कुछ इलाके या फिर हिमाचल के या फिर कुछ जम्मू कश्मीर के, वो भी काफी प्रोन है अर्थक्वेक के लिए। और दिल्ली क्योंकि बहुत ही बीच में पड़ता है, तो दिल्ली इधर से झटका आता है तो भी हमें महसूस होता है, इधर से आता है तो भी हमें महसूस होता ही होता है। ओके, एक चीज थी। अब देखिए, कंसीडरिंग द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक इन द कंट्री, seismologists have classified 59% of the land mass of India is prone to earthquake, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि कम से कम 59% ऑफ इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि ये ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक को लेकर। और अगर आप जापान की बात करेंगे तो आपको पता है वहां पर तो हर साल में भूकंप का चलता ही रहता है। ओके, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, 11% जो है हमारा वो हाई रिस्क जोन 5 में आता है, 18% जो है हमारा जोन 4 में आता है, और 30% मॉडरेट रिस्क जोन 3 में आता है। तो ये भी एक गवर्नमेंट साइड से मैंने डेटा लिया हुआ है। द कैपिटल सिटीज ऑफ गुवाहाटी एंड श्रीनगर आर लोकेटेड इन सिस्मिक जोन 5। जो गुवाहाटी है और श्रीनगर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ये जोन 5 में आते हैं। वाइल द नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है हमारी दिल्ली, वो जोन 4 में आती है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो दिल्ली जो है वो जोन 4 में आती है, याद रखना, मतलब कम खतरा नहीं है ये भी। द मेगा सिटीज ऑफ मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई, जोन 3 में आती है। आपको पता है कि मुंबई में काफी कम भूकंप है, मतलब बहुत कम सुनने को मिलता है कि यहाँ पर भूकंप है। 38 cities with population of 500,000 and above each and a combined population of million located in these 3 regions, इनमें रहती है ना, लेकिन यहाँ पे खतरा थोड़ा भूकंप का कम है। इसके अलावा अगर और डिटेल में हमें इसको पढ़ना है तो एक बार ये देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ऑफ दरभंगा एंड अरारिया अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इन बिहार, उत्तराखंड, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश यानी कि धर्मशाला के आसपास, कश्मीर वैली होगी हिमालय में, और या फिर कच्छ का रन हो गया गुजरात में, ये सारे वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है, यानी कि जोन 5 के अंदर आते हैं। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या है, उत्तराखंड हो गया, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, धर्मशाला के पास बिहार का दरभंगा हो गया, ये सारे जोन 5 में आते हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, नॉर्थन पार्ट ऑफ पंजाब यानी कि उत्तर जो पार्ट है पंजाब का, वो ईस्ट पार्ट जो है हिमालय का और दिल्ली का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारे जो है हाई डैमेज रिस्क में है, जोन 4 में आते हैं ये सारे। आप याद कर लेना क्योंकि अलग अलग तरह से मैंने डेटा इकट्ठा किया हुआ है, तो देख लेना कि जोन 4 में ये वाले हैं, जोन 5 में ये वाले। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से जोन 5 के अंदर है, कौन से जोन 4 के अंदर है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर मॉडरेट टू वेरी लो लेवल, इनका बहुत कम पूछा जा सकता है। आप बस ये याद कर लो कि जोन 5 में कौन है, जोन 4 में कौन है। जोन 3 में तो मैंने आपको वैसे बता दिया मोटा मोटा, मुंबई, चेन्नई हो गई और कोलकाता हो गई, और जो छोटा मोटा है बिल्कुल वो नहीं पूछा जाएगा। आप इन सब चीजों के नाम याद कर लोगे कि ये कौन सा जोन के कौन से उसमें है, तो आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। अब एक चीज जो मैंने लिखी नहीं है वो आपको समझानी है एक बार। मान लीजिए ये हमारा सरफेस है अर्थ का, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो है जमीन के नीचे का पार्ट है, तो जमीन के नीचे का पार्ट जहाँ पे अर्थ का वो सरफेस, मतलब वो लोकेशन जहां से जो है अर्थ के एक स्टार्ट होता है, मतलब बिल्कुल जमीन के नीचे का, उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। ओके, इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। अब इसके बिल्कुल इस लोकेशन के बिल्कुल जो डायरेक्टली ऊपर होता है लेकिन जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। थोड़ा सा पेन जो है,
ओके मतलब कि जमीन के नीचे जो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, लेकिन उसके जस्ट ऊपर सरफेस यानी कि अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ये पूछा जा सकता है आपसे। और एपिसेंटर के बिल्कुल जो आसपास का एरिया होगा काफी दूर तक जो फैला होगा, मतलब एक रेंज होती है पर्टिकुलर, जैसे कि ये अर्थ वेव्स जो है इस तरह से जाती हैं बिल्कुल ऐसे, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ से ट्रेमर क्रिएट करते हुए ये एक एरिया तक जाती है, यहाँ पे फिर धीरे 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 स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके कई बार जब हम अर्थक्वेक के बारे में सुनते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि एपिसेंटर कहाँ था, एपिसेंटर कहाँ था, तो ये याद रखना। तो यानी कि एपिसेंटर होगा द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, जो फोकस के बिल्कुल पास है, और जो फोकस होता है उसको हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके सो ये बेसिकली था अर्थक्वेक के बारे में। अब देखो अर्थक्वेक से रिलेटेड जोन 5 और इन सब चीजों के बारे में ज्यादा आ सकता है ना। रिक्टर स्केल पर जो है कितना जोन कितने में है ये मैंने चीज आपको नहीं बताई। देखो अगर हम बात करें जोन 5 की, सबसे डेडली की अगर बात करें तो उसमें 8+ का भूकंप आ सकता है आपका बेसिकली। अगर 4 की बात करें तो 4 में आपके 7 to 8 तक के आ सकते हैं। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपके 6 to 7 के बीच रह सकते हैं, 7 से कम हो सकते हैं, 6 से ज्यादा का हो सकता है। और सेकंड की बात करें तो इसमें 5 से 6 के, और अगर 1 की बात करें तो 5 से कम के आते हैं। ओके तो ये कुछ जोन के हिसाब से है। 5 और 5 के समथिंग तो आता ही रहता है हमेशा। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो ये मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट से नहीं मिला है, मतलब आप भी चेक कर लेना एक बार। लेकिन जोन 5 में तो ऑब्वियसली 8 से ऊपर के ही भूकंप आएंगे। जोन 4 में आपके 7 to 8 के अप्रोक्स रहता है, तो 8 से कम हो सकता है, लेकिन 6.5 से लेके 7 तक के भूकंप जो होते हैं जोन 4 में आ सकते हैं। अब जोन थर्ड की बात करें तो वहां पे 6 या 6.5 तक के भूकंप आ सकते हैं यहाँ पर, मतलब 5.5 6 से लेके 6.5 7 तक के भूकंप यहाँ पे आ सकते हैं। ओके तो ये चीजें आप याद रखना। ओके अगर आपको कहीं ऑथेंटिक सोर्स से मिलता है तो देख लेना एक बार, क्योंकि जितना सोर्स मैंने सर्च किया मुझे कहीं ऑथेंटिक से तो नहीं मिला, लेकिन ये मेरा एक रफली एस्टिमेट है काफी स्टडी करने के बाद। ओके सो दिस वाज द वीडियो अबाउट नेचुरल डिजास्टर पार्ट 1। आई होप कि यू लाइक इट। तो हमें जो पर्टिकुलर जो हम नेचुरल डिजास्टर्स कर रहे हैं इनमें इन फैक्ट्स को पकड़ना है। ओके जैसे हमने अर्थक्वेक में जोन्स की बात करी, कौन सा जोन कहाँ पर, कौन सा स्टेट किस जोन में, ये फैक्ट्स पे हमें ध्यान देना है। वैसे तो सबको पता है अर्थक्वेक क्या होता है ना, इतना रिक्टर स्केल होता है, इतना डैमेज करता है ये वो, बट थोड़ा फैक्ट्स पे ध्यान देना है क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।